चलिए, बिना समय बर्बाद किए सीधे इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। पीसीओडी और पीसीओएस। क्लिनिकल दुनिया में इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल अक्सर एक ही बीमारी के लिए कर लिया जाता है, लेकिन सच कहें तो दोनों में एक बारीक फर्क है। पीसीओडी मुख्य रूप से ओवरी के स्तर पर होने वाली समस्या है, जबकि पीसीओएस एक गंभीर मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम शरीर के अंदर होने वाली उस पूरी जैविक प्रक्रिया को डिकोड करेंगे जो एक एकदम स्वस्थ सिस्टम को पूरी तरह से उलट-पुलट कर देती है। 20%। अब सुनने में शायद ये सिर्फ एक छोटा सा नंबर लगे, लेकिन जरा इसे ऐसे समझिए। विश्व की लगभग 20% महिला आबादी इस वक्त इस स्थिति से जूझ रही है। मतलब हर 5 में से एक महिला। ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है जो साफ साफ बताता है कि ये समस्या अब कितनी आम हो चुकी है और साथ ही कितनी गंभीर भी। अब जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि पीसीओडी सिर्फ किसी एक खास इलाके की स्वास्थ्य समस्या नहीं रही। ये एक आधुनिक पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारी बन चुकी है। देखिए, जैसे अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाई जाने वाली स्लीपिंग सिकनेस एक एंडेमिक है, मतलब वो एक ही क्षेत्र तक सीमित रहती है। लेकिन पेंडेमिक वो है जो पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल जाए। पीसीओडी आज ठीक इसी तरह दुनिया भर में अपने पैर पसार चुका है। सेक्शन 4, द नॉर्मल हार्मोनल चेन। अब सिस्टम के टूटने या खराब होने पर बात करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि एक स्वस्थ शरीर में ये पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है। हमारे शरीर का प्राकृतिक चेन ऑफ कमांड ना बहुत ही शानदार है, एकदम किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन की तरह। सब कुछ दिमाग के एक बहुत छोटे से हिस्से हाइपोथैलेमस से शुरू होता है। ये सिर्फ हमारे शरीर के तापमान को ही कंट्रोल नहीं करता, बल्कि ये हमारी भावनाओं का भी मुख्य केंद्र है। यहीं से एक हार्मोन पल्स के रूप में निकलता है जो पिट्यूटरी ग्रंथि को संदेश देता है और फिर वहां से ओवरीज यानी अंडाशय तक ये कमांड पहुंचता है। एक स्वस्थ मासिक चक्र पूरी तरह से इन 5 हार्मोन्स के बहुत ही नाजुक बैलेंस पर टिका होता है। हाइपोथैलेमस से निकलने वाला जीएनआरएच जो पिट्यूटरी को जगाने का काम करता है, फिर एफएसएच जो ओवरी में फॉलिकल्स को विकसित करता है, और एलएच जो पूरी तरह से तैयार अंडे को बाहर निकालता है। इसके बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन आते हैं जो यौन विकास और गर्भावस्था को सपोर्ट करते हैं। ये सब एक परफेक्ट सिम्फनी की तरह एक साथ काम करते हैं। सेक्शन 7, व्हेन द साइकिल ब्रेक्स। तो क्या होता है जब ये सिम्फनी बेसुर हो जाती है? आइए शरीर के अंदर चलते हैं और देखते हैं। पीसीओडी में असल दिक्कत यहीं से शुरू होती है। एक फॉलिकल के परिपक्व होने के बजाय 10 से 20 फॉलिकल्स एक साथ विकसित होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो बीच में ही करीब 2 से 3 मिलीमीटर के आकार पर आकर अटक जाते हैं। कोई अंडा बाहर नहीं निकल पाता और इस रुकावट की वजह से शरीर में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी एलएच का स्तर अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एलएच के इस भारी उछाल के कारण गर्भाशय को गलत संकेत मिलता है। उसे लगता है कि अंडा आने वाला है। वो अपनी अंदरूनी परत को बहुत मोटा कर लेता है। एक स्वस्थ साइकिल 28 से 30 दिन का होता है, जहां यह परत साफ तरीके से शेड होकर बाहर आ जाती है। लेकिन पीसीओडी में यह साइकिल खिंचकर 40 दिन या उससे ज्यादा का हो जाता है। परत बहुत मोटी हो चुकी होती है और अंडा न होने के कारण कोशिकाएं धीरे धीरे मरती हैं, जिससे 7 से 8 दिनों तक अनियमित स्पॉटिंग और बेहद दर्दनाक शेडिंग होती है। सेक्शन 10, सिम्टम्स एंड अल्ट्रासाउंड साइंस। अब देखते हैं कि माइक्रोस्कोप के नीचे होने वाली ये गड़बड़ी क्लिनिक में शारीरिक लक्षणों के रूप में कैसे बदलती है। जब डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करते हैं तो वे पीसीओडी वाली ओवरी को देखकर अक्सर कहते हैं कि यह सीप में मोती या मोतियों के हार जैसी दिखती है। ये मोतियों जैसे दिखने वाले दरअसल वही फॉलिकल्स हैं जो बीच में ही रुक गए थे। शुरुआत में डॉक्टरों ने इन्हें सिस्ट समझ लिया था। हालांकि दरअसल ये सिस्ट नहीं है, बल्कि रुकी हुई कोशिकाओं के छोटे छोटे फॉलिकल्स हैं। लेकिन उस गलतफहमी की वजह से ही इसका नाम पॉलीसिस्टिक पड़ गया। इन रुकी हुई प्रक्रियाओं का सीधा असर शरीर पर कई गंभीर लक्षणों के रूप में दिखता है। 40 दिन से अधिक के अनियमित साइकिल, गर्भाशय की असामान्य शेडिंग के कारण बेहद दर्दनाक पीरियड्स और मतली महसूस होना। इसके साथ ही हिर्स्यूटिज्म यानी चेहरे और शरीर पर अनचाहे बाल आना, और सबसे बड़ी समस्या
इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसके कारण कोशिकाएं ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाती, जिससे अचानक से वजन बढ़ने लगता है और अत्यधिक थकान महसूस होती है। इसके अलावा हार्मोन्स के इस भयंकर उतार चढ़ाव से मूड स्विंग्स और भावनात्मक तनाव भी होता है, जिनसे रोजमर्रा की जिंदगी में निपटना मरीजों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अब अनचाहे बालों के उगने के पीछे का जैविक कारण भी काफी दिलचस्प है। ओवरी के अंदर थीका सेल्स नाम की कोशिकाएं होती हैं। जब पीसीओडी के कारण एलएच हार्मोन का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये सीधे इन थीका सेल्स को ट्रिगर करता है। इससे वे टेस्टोस्टेरॉन यानी मेल हार्मोन का अधिक उत्पादन करने लगती हैं, और यही अतिरिक्त टेस्टोस्टेरॉन चेहरे पर बालों के विकास का मुख्य कारण बनता है। सेक्शन 14 मॉडर्न कल्प्रिट्स एंड माइक्रोप्लास्टिक्स। अब सवाल ये उठता है कि हमारे शरीर की इस परफेक्ट हार्मोनल चेन को आखिर तोड़ कौन रहा है? यह एक बहुत ही लाजमी सवाल है। आधुनिक समय में कम उम्र में ही प्यूबर्टी आना और पीसीओडी के मामलों में इतनी तेजी से वृद्धि क्यों हो रही है? ऐसे कौन से बाहरी ट्रिगर्स हैं जो इस महामारी को हवा दे रहे हैं? अगर हम डेटा और शोध पर निष्पक्ष रूप से गौर करें तो इसके पीछे हमारी आधुनिक जीवन शैली और पर्यावरण के कई तत्व जिम्मेदार नजर आते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम को बाधित करने वाले माइक्रोप्लास्टिक्स, भारी मात्रा में फास्ट फूड और सोया उत्पादों का सेवन, हमारी गतिहीन जीवन शैली और यहाँ तक कि कम उम्र में परिपक्व मीडिया या अत्यधिक मानसिक तनाव का सामना करना, ये सब चीजें मिलकर सीधे हाइपोथैलेमस को प्रभावित करती हैं और समय से पहले प्यूबर्टी को ट्रिगर कर देती हैं। इनमें सबसे अदृश्य और खतरनाक दुश्मन है माइक्रोप्लास्टिक। ये प्राकृतिक हार्मोनल उतार चढ़ाव जैसा बिल्कुल नहीं है। ये असल में एक बहरूपी की तरह काम करता है। शरीर के अंदर जाने के बाद ये फीमेल हार्मोन्स की हूबहू नकल करता है। इसकी वजह से प्रजनन प्रणाली जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो जाती है, जो इस पूरे एंडोक्राइन सिस्टम में सचमुच हाहाकार मचा देती है। सेक्शन 18 टेकिंग बैक हार्मोनल कंट्रोल। चलिए अब देखते हैं कि ये सारी जानकारी हमें समाधान की ओर कैसे ले जाती है। क्लिनिकल अध्ययनों से ये बात साफ है कि सबसे प्रभावी उपाय सिर्फ दवाओं से नहीं, बल्कि दैनिक जीवन शैली में किए गए बदलावों से आता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस से लड़ने और ऊर्जा का स्तर सुधारने के लिए रोज कम से कम 20 मिनट की ब्रिस्क वॉक या योग जैसी शारीरिक गतिविधि बहुत जरूरी है। डाइट में 5 आसान स्वैप्स आजमाए जा सकते हैं। शुगर वाले सोडा की जगह हर्बल टी लें, रिफाइंड कार्ब्स की जगह साबुत अनाज का उपयोग करें, प्रोसेस्ड स्नैक्स की जगह नट्स खाएं, सोया प्रोडक्ट्स को हटाकर प्राकृतिक प्रोटीन चुनें और प्लास्टिक के बर्तनों की जगह कांच या स्टील का इस्तेमाल करें। इसके अलावा हाइपोथैलेमस को सुरक्षित रखने के लिए डीप ब्रीदिंग और माइंडफुलनेस के जरिए भावनात्मक तनाव को मैनेज करना बेहद अहम है। एक सादे और पारंपरिक संपूर्ण आहार की तरफ वापस लौटना इसमें सबसे ज्यादा कारगर साबित होता है। इन चीजों को अनदेखा करना बहुत भारी पड़ सकता है। अगर इस हार्मोनल उथल-पुथल को अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो ये गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं, इनफर्टिलिटी, खतरनाक एक्टोपिक प्रेगनेंसी और एंडोमेट्रियोसिस जैसी स्थिति को जन्म दे सकता है, जहां गर्भाशय की परत खतरनाक रूप से फैलोपियन ट्यूब तक फैलने लगती है। तो अंत में एक विचार जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। अगर एक स्वस्थ जीवन पूरी तरह से शरीर की इस बेहद नाजुक चेन ऑफ कमांड पर निर्भर करता है, तो आज अपने दिनचर्या में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव किया जा सकता है जो इस संतुलन को लंबे समय तक सुरक्षित रख सके? इस विस्तृत विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। हार्मोनल हेल्थ के प्रति जागरूक रहें, सीखते रहें और अपना ख्याल रखें।